मालो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने ये जो पार्ट था आपका, इसकी पहली वीडियो देख ली थी। अभी सेकंड वीडियो देखते हैं हम। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। तो साइमन कमीशन पर आपको टिप्पणी करना है। तो देखना है आपको साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने, अर्थात इंग्लैंड में, ये कहाँ बना था? इंग्लैंड में। 1927 ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहते हैं हम। तो इंग्लैंड में 1927 में ये साइमन कमीशन बना, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अब ये कितने सदस्य था? 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, और भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इनका काम ये था कि भारत में सुधार करने के लिए कौन सा रिपोर्ट तैयार करनी थी? संवैधानिक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस कमीशन का बहिष्कार किया। अब इस कमीशन का बहिष्कार किया। बहिष्कार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। ये 1928 में भारत में पहुंच गया था। बना तो 1927 में था इंग्लैंड में, लेकिन ये कहाँ कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा। अब इसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों ने इसका क्या विरोध किया, क्योंकि इसमें सदस्य सारे के सारे अंग्रेज थे और एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। जहाँ कमीशन जाता था वहाँ हड़तालें होती थी, काली झंडियाँ दिखाई जाती थी, और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता था। इस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध करते थे। इसलिए आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का क्या हो गया? निधन हो गया। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन हो गया। अब और देखो, भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न संस्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं कैसे चलाया सफलतापूर्वक। पहला, 1917 में बिहार के चंपारण इलाके के दौरान दौरा किया। अब 1917 में किया। 1915 में तो भारत आए थे गांधी जी अफ्रीका से, और 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में दौरा किया, और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो ये चंपारण बिहार का सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत का। तो हम बोलेंगे 1917 का चंपारण बिहार सत्याग्रह। अब ये किस लिए हुआ था? ये नील की खेती के विरोध में हो रहा था। नील की खेती के विरोध में। तो जनता से अंग्रेज सरकार बोलती थी कि आपको 3 कटिया पद्धति पर क्या करना है? नील की खेती करना है। 3 कटिया पद्धति क्या होती थी भैया? 3/20 होती थी। क्या होती थी? 3/20 भाग होता था। ये 3/20, यानी कि 20 हिस्से में से आपको 3 हिस्से में नील की खेती करना ही है। अब इससे किसान क्या होते थे? परेशान होते थे, क्योंकि जिस जगह में नील की खेती हो जाती थी, वो उस भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। उसमें दोबारा कोई फसल नहीं उगाई जा सकती थी। ये था। तो इससे क्या होगा? किसान परेशान होगा। दूसरा देखो, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा, 1917 में हुआ, गांधी जी ने खेड़ा गुजरात जिले में किसानों की मदद की, सत्याग्रह का आयोजन किया। मतलब पहला तो 1917 में चंपारण और में दौरा किया और वहीं सत्याग्रह किया, और दूसरी बार गांधी जी ने गुजरात खेड़ा सत्याग्रह किया किसानों के लिए। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। मतलब कि प्लेग बीमारी आ गई थी और फसल भी खराब हो गई थी, महामारी भी आ गई थी। इसके कारण क्या है? किसान उनका लगान नहीं चुका सके। तो वे चाहते थे कि लगान वसूली में थोड़ी सी वरीयत दी जाए, यानी कि थोड़ा सा समय दिया जाए, और जो लगान लगा रहा है उसमें भी थोड़ा सा क्या किया जाए? रियायत दिए जाए। 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने का अहमदाबाद पहुंचे। मतलब 1918 में अहमदाबाद पहुंच गए किस मजदूरों के लिए। कहाँ पर? किसके लिए? सूती कपड़ों पर क्या कर दिया था? लगान बढ़ा दिया था। लगान बढ़ाने, इसी कारण क्या हुआ? लगान नहीं है, मजदूरों के लिए था ये। तो मजदूर सत्याग्रह कहाँ हुआ? 1918 में हुआ अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। ये हमने देख लिया। पूना पैक्ट देखते हैं। देखो, पूना पैक्ट हम देख लेते हैं। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट एक्चुअल में क्या था? हमारे वो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। उसी को कहते हैं हम पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, उसी को कहते हैं हम। देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली।
तो ब्रिटिश सरकार ने किसकी मांग मान ली थी? अंबेडकर जी की मांग मान ली। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी किस पे बैठ गए? आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी की राय मान ली। मतलब अंबेडकर जी ने किसकी राय मान ली? गांधी जी की राय मान ली। मतलब अलग क्षेत्र निर्वाचन में अलग क्षेत्र नहीं चाहिए, इससे क्या होगा और अलग हो जाएंगे ये। तो इसकी सहमति भी अंबेडकर जी ने दे दी। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। इससे दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, दमित वर्ग जिन्हें बाद में किसके नाम जाना गया? अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, जिसको हम एससी कहते हैं, को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। मतलब अब आरक्षित सीटें मिली है, ना कि अलग निर्वाचन मिला है। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूना पैक्ट ये था। गांधी जी ने ये बोला था कि भैया इन जो अलग जो क्षेत्र है आदिवासियों के लिए अलग क्षेत्र नहीं चाहिए, क्योंकि अलग क्षेत्र अगर दे दिया तो फिर हम बढ़ जाएंगे, अभी हम बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलग क्षेत्र की मांग को रोक दिया। गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए और ये चाहने लगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दी जाए? सीटें रिजर्व की जाए। तो वो अम्बेडकर जी ने उनकी मांग को स्वीकार लिया और अंग्रेजों ने ये भी स्वीकार कर लिया। ये था पूना पैक्ट। अब देखते असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब ये है हमें सहयोग नहीं करना है, किसका? अंग्रेजों का। पहला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से हुआ था 1918 में। अब इस स्थिति में क्या हो गया? भारत की दशा आर्थिक कमज़ोर हो गई। परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कर तो वही वसूलते थे उतनी लेवल का। किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध हो गया। किसान और व्यापारी के बीच में क्या हो गया? किसान और व्यापारी दोनों मिलकर दोनों के मन में भावना आ गई, अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना। क्योंकि जब थोड़ी समस्याएं आती और कोई हमें अगर रियायत नहीं देता तो क्या होता है? उसके खिलाफ जाने के लिए कुछ ना कुछ काम किए जाते हैं। तो अब देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए बहुत ज़्यादा आश्वासन दिए। कुल मिला के बात ये जुमले वादे किए थे, झूठे वादे, बाद में पूरा नहीं किया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। क्यों ना फैलेगी? जो हमें आश्वासन दिया था और वही पूरा नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने, तो फैलेगी। ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित करके जनता व्यापक असंतोष भावना, तो एक रोलेक्ट एक्ट भी था 1919 में आया था। रोलेक्ट एक्ट आप समझते ही हो, बिना कानून, बिना मतलब अंधा कानून था ये, बिना दलील बिना अपील के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा कानून था। इसमें भी क्या होगा? भारतीयों के मन में असंतोष की भावना बढ़ गई। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला। अब ब्रिटिश शासन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया, तो इससे भी क्या होगा? भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना फैलेगी। तो असहयोग आंदोलन के 4 कारण हुए। असहयोग आंदोलन के ये कारण हुए कि असहयोग आंदोलन को करना पड़ा, ये थे। अब हम देख रहे हैं नमक यात्रा। नमक यात्रा का मतलब ये नमक कानून। तो नमक कानून को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। भारत को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। कि इससे हम भारतीयों को क्या कर सकते हैं? एक सूत्र में जोड़ सकते हैं। अब पहला पॉइंट, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, अर्थात 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की। किसके हाथ में दी? लॉर्ड इरविन के हाथ में दी। अभी लॉर्ड इरविन क्या था? ये अंग्रेजों के तरफ से भारत का गवर्नर था। दूसरा पॉइंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। भैया ये था कि पहली मांग तो ये थी इसमें कि हमारे ऊपर से नमक कानून मतलब कि जो हम कर देते थे, नमक पर कर लगाया गया है, उसको हटाओ सबसे पहले तो। अब अगली बात, नमक का
अमीर गरीब सभी उपयोग करते थे उस समय, और होता भी अभी भी होता है वो तो। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। अब आप खुद समझो कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उस पर भी कर लगा के रखा है, तो आप देख सकते हो कितना मतलब हमारे ऊपर अत्याचार करते थे ये लोग। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं झुकेगा, लेकिन झुकना तो पड़ेगा इनको भी। इसलिए गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक कानून यात्रा शुरू की। देखो कितने व्यक्तियों से शुरू की थी, 78 व्यक्तियों से शुरू की थी, 78 व्यक्तियों से शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 240 की थी। कितने सदस्य प्रारंभ थे इसमें? स्टार्टिंग में 78 व्यक्ति। कहाँ से प्रारंभ होनी थी? साबरमती से। तो कहाँ तक? दांडी तक। कहाँ तक? दांडी तक। और ये क्या था? दांडी समुद्री तटीय क्षेत्र था। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र किया। हर रोज़ कितना सफ़र किया? 10 मील रोज़ सफ़र किया। महात्मा गांधी जी जहाँ रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते, और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे। दांडी पहुँच गया 6 अप्रैल को। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। नमक बनाना शुरू कर दिया। ये कानून का उल्लंघन था। अब ये जो अंग्रेज़ों ने जो कानून बना के रखा था उसका क्या था? ये उल्लंघन था। तो क्यों नहीं होगा उल्लंघन जब उनने हमारी मांग मानी ही नहीं? तो ये बात हुई नमक कानून यानी कि दांडी मार्च में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो देख लेते हैं इसको। 1930 में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में निम्न कार्यक्रम रखे। तो पहला क्या था? जगह जगह नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए। पहला बिंदु तो ये था। पहला बिंदु तो ये। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों का त्याग दे। छात्र सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करें। विदेशी वस्त्रों का त्याग कर उनकी होली जलाई जाए। स्त्रियां शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर ध्यान दें। जनता सरकार को कर ना दें। ये थी गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपनी रणनीति। और आगे चलते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 12 मार्च को किया था। कहाँ से? साबरमती से। और वहाँ 5 अप्रैल को पहुँचे। जब 5 अप्रैल को पहुँच गए, यह घटना दांडी के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का अभूतपूर्व स्वागत किया। ध्यान रखना, प्रारंभ कब हुई थी? 12 मार्च को। और पहुंच कब गए थे? पहुंच गए थे ये 5-6 अप्रैल को। कब पहुंच गए थे? 5-6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा और इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया। आप बस शब्दों पर ध्यान दो, भले ही चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन समझ के करते हैं हम। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान के सभी भागों में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया।
स्त्रियों ने भी पर्दा छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। ये बहुत अच्छी अहम भूमिका थी महिलाओं की। किसानों ने भी सरकार को कर देने से इनकार कर दिया। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि सभी लोग, अब जनता जागरूक हो गई है, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगी, आंदोलन चलाने लगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी का वायसराय इरविन में समझौता हो गया। 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया। गांधी जी ने, अब आपको पता था ना समझौता क्या है, 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की, जिसको लॉर्ड इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कितने मांग थी, 11 सूत्री मांग थी। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। जब मांग मान ली तो आंदोलन स्थगित कर देंगे, क्या ही दिक्कत है उसमें। नवंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखो, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे 3, 1930, 1931, 1932 में। तो 30 में तो हमारी मांग पूरी नहीं, मतलब हमारी मांग, ये 11 सूत्री मांग को एक्सेप्ट नहीं किया। 1930 में गांधी जी लंदन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। क्यों लिया? क्योंकि हमारे 11 सूत्री मांग अर्थात 11 सूत्री मांग को स्वीकार कर लिया, और 11 सूत्री मांग को स्वीकार कर लिया, इसी को कहा गया गांधी इरविन समझौता। जब स्वीकार कर लिया तो लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे? लंदन में होते थे। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अतः 1932 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। देखो, यहाँ पर स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने 1932 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अर्थात गांधी जी ने 1932 में शुरू किया, अर्थात 1932 में अस्वीकार कर दी थी स्वाधीनता की मांग को। तो इसका मतलब ये हुआ 1932 में भी नहीं जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में, जो लंदन में होगा उसमें। सरकार ने दमन चक्र तेज किया। 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1 लाख से अधिक अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहाँ पर बंदी बना लिया गया, और 1934 में गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब ये पार्ट यहाँ से समाप्त होता है, सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, अर्थात 10 पार्ट भूमंडलीकृत विश्व का बनना।